हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अप टू 4 क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को निबंध किस तरह से लिखना है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि 2024 बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों को लिख कर समझाएंगे। ठीक है, 5 महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों को लिख कर समझाएंगे कि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2024 में निबंध को कैसे लिखना है। अगर आप लोग निबंध लिखना अगर आप लोग जानेंगे तो मान लीजिए आपके स्टूडेंट 9 में से 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट निबंध लिखते हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंटों को निबंध लिखते हुए देखा, लेकिन उनको क्या होता है कि उनको नंबर पूरे के पूरे नंबर उनको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत से बच्चे निबंध लिखते हैं लेकिन उनको नंबर पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। कई बच्चों को 9 में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों को 9 में से 4 ही नंबर मिलते हैं, बहुत से बच्चों को 9 में से 5 नंबर मिलते हैं और बहुत से बच्चों को 9 में से 6 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाता है बोर्ड में। क्योंकि तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि निबंध कैसे लिखें ताकि आप लोग 9 में से 9 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर लें और एग्जामिनर जो है आपका एक भी नंबर ना काटे। तो सबसे पहले देखिए, निबंध लिखने से पहले हम यही देख लेते हैं कि वो 5 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि 2024 में निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण निबंध देख लीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निबंध है। तो चलिए बात करते हैं वो 5 ऐसे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण निबंध है जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरा देखिए सबसे पहला निबंध है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध है, क्योंकि 2024 से 2023 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बोर्ड का पेपर है मेरे पास, 2023 का पेपर है मेरे पास। तो मैं आप लोगों को 2023 का पेपर दिखा दूं। देखिए लिखा विज्ञान वरदान या अभिशाप और बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो देखिए ये देखिए नंबर 4 पर देखिए लिखा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे के सारे चारों के चारों इंपॉर्टेंट निबंधों को लिख कर समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट निबंध है जो आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर बात करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी याद कर लेना, और प्रदूषण की समस्या और समाधान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पांचों के पांचों निबंध जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। पांचों के पांचों निबंधों को तैयार करके चले जाना, एक निबंध आपको मिल जाएगा, बिल्कुल हल कर देना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 2024 बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है। तो ये तो मेरे टॉपिक थे कि 5 महत्वपूर्ण निबंध, लेकिन अब हम आप लोगों को बताएंगे कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को निबंध किस तरह से लिखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए बात करते हैं। अब हम देखिए सबसे पहले एक बोर्ड की कॉपी लेकर आते हैं। तो अब हम एक बोर्ड की कॉपी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए हमने एक बोर्ड की कॉपी लेकर आ गए हैं हम, ये मेरे पास एक बोर्ड की कॉपी है और मैं एक बोर्ड की कॉपी लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जब पेपर देने जाएं तो आप लोग एक पटरी को साथ में ले जाएं। ठीक है, तो पटरी को साथ में लेकर जाएं और एक लाइन खींच लें। ठीक है, स्केल की सहायता से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को निबंध किस तरह से लिखना है पेपर में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है इस तरह से मिला करके, यहाँ से लेकर के आप लोगों को एक लाइन खींच लेनी है। चलिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लाइन खींचना है पेपर में, जिस तरह से मैं लाइन खींच रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से। चलिए मैंने लाइन खींच ली है ना, और एक लाइन और साथ ही साथ में एक लाइन और खींच लेंगे, ताकि एग्जामिनर जो है वो जब आप लोगों की जब लाइनें देखेगा तो वो कहेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, उसने मतलब कि पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से की है। जब एग्जामिनर जब आपका जब निबंध देखेगा और वो देखेगा कि बच्चे ने किस तरह से निबंध को लिखा है, तो वो ये देखेगा कि बच्चे ने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध को लिखा है ना, तो उसके मन में ये आएगा, एग्जामिनर जो है वो यही समझेगा कि बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से निबंध को लिखा है ना। तो अब वो सोचेगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से निबंध लिखा है, तो आप लोगों को 9 में से 9 नंबर दे देगा। फिर देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ पर ही विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व को लिख देते हैं और हल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। देखिए फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर करना अपनी एक जो एग्जाम में जब आपको पेपर दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले अपने पेपर को उठाना है। तो मान लीजिए मैंने अपने पेपर को उठा लिया है। अब देखिए आप लोगों को सबसे पहले पेपर को उठाना है, पेपर में देखना है कि कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को याद है ना। तो आप लोगों को कौन सा ऐसा निबंध है जो आप लोगों को याद है। मान लीजिए मुझको निबंध याद है 4 नंबर का, कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, है ना, मुझको 4 नंबर का निबंध याद है। तो आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना पड़ेगा,
ये आपको नहीं लिखना है। निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोगों को लिखना है, ये देखिए 9 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। चलिए इसको समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या कौन सा था, प्रश्न उत्तर संख्या 9 डालेंगे, है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 9, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, है ना। एग्जामिनर भी कहे कि बच्चे ने बहुत ही मेहनत से तैयारी की है, बहुत अच्छे से निबंध को लिखा है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरह से लिखेंगे बहुत ही अच्छे से, है ना, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो कहे कि बहुत ही अच्छे से तैयारी की बच्चे ने, और वो आप लोगों को 9 में से 9 नंबर देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या हम कौन सा हल कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को अपने बोर्ड का जब आप लोगों को पेपर दिया जाएगा तो उसमें देखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक हेडलाइन खींच देना है, इस तरह से मिला करके पटरी की सहायता से खींचना है ना, पटरी लेना और पटरी की सहायता से खींच देना, इस तरह से लाइन थोड़ा अच्छे से खींच देना, ताकि अब आप लोगों को क्या करना, अब आप लोगों को अपना पेपर उठाना है। चलिए अब आप लोगों को अपना पेपर उठाना, पेपर में देखना है कि आपको लोगों को कौन सा निबंध याद है। मान लीजिए मुझको 4 नंबर का निबंध याद है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर के निबंध को नीचे लिख देंगे। यहाँ पर पहले लिखेंगे 4, इस तरह से आप लोगों को निबंध लिखना है, 4 लिखेंगे। अब क्या लिखना है, अब लिखेंगे विद्यार्थी जीवन में, अब लिखना है आप लोगों को विद्यार्थी जीवन में। बहुत निबंध पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये वाला निबंध, आप लोग तैयार कर लेना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इस तरह से लिखना है ना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस तरह से आप लोगों को लिखना है ना स्टूडेंट। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अब देखिए आप लोगों को इतना लिख लिया आप लोगों ने, देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। मान लीजिए मुझको 4 नंबर का निबंध याद है, अब मैंने यहाँ पर देखिए 4 नंबर का निबंध मैंने लिख दिया, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का चौथा मुझे याद है। अब यहाँ से आप लोग निबंध लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो चलिए मैंने निबंध लिखा है, तो आप लोग देखिए मैंने किस तरह से निबंध लिखा है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि मैंने किस तरह से निबंध लिखा है। तो चलिए मैं सबसे पहले निबंध में हल करवाता हूं। अब मैं एक एक करके सारे के सारे निबंधों को हल करवाने जा रहा हूं। तो पहला निबंध मैंने उठाया है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, क्या क्या गलतियां आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा निबंध को ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों के 2 से 3 नंबर कट जाएंगे, है ना। हम इस डिस्कशन से आए, हम यही सोच रहे हैं कि आप लोगों को 9 में से 9 नंबर पूरे के पूरे मिले और एग्जामिनर एक भी नंबर आपका ना काटे, ठीक है। हम इस हिसाब से आए, इस हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं कि एक भी नंबर आपका ना कटे। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूपरेखा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो रूपरेखा नहीं लिखते हैं, वो सीधा प्रस्तावना को लिख करके हल करने लगते हैं। ऐसा ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है रूपरेखा, और रूपरेखा में फिर आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके लिखना है। सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है आप लोगों को, सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना, फिर लिखना है अनुशासन का स्वरूप और महत्व, अनुशासन का स्वरूप और महत्व। फिर आप लोगों को क्या लिखना है, देखिए फिर आप लोगों को लिखना है अनुशासनहीनता के कारण, फिर आप लोगों को लिखना है निवारण के उपाय, फिर आप लोगों को लिखना उपसंहार। इस तरह से आप लोगों को 5 हेडिंग के रूप में एक साथ में पांचों के पांचों हेडिंगों को लिख देना। देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी, ये बिल्कुल टॉपर बच्चे जो होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से निबंध को लिखते हैं। अब देखिए अब आगे क्या करना आप लोगों को, अभी जो प्रस्तावना हेडिंग है, प्रस्तावना हेडिंग को यहाँ पर डालना है। देखिए इस तरह से प्रस्तावना हेडिंग को इस तरह से लिखना है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखना है, ठीक है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। गलतियां हो गई और बिल्कुल कट्टम पीटम नहीं होना चाहिए। जब कई बच्चे यहाँ पर काट देते हैं, विद्यार्थी नहीं लिख पाए तो उन्होंने विद्यार्थी को काट दिया, देश नहीं लिख पाए तो उन्होंने देश को काट दिया। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, एग्जामिनर इसका भी नंबर काटता है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। देखिए विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी देश का भविष्य है। अब मान लीजिए देश का भविष्य कौन होता है, तो देश का जो भविष्य होता है, ठीक है स्टूडेंट, जो विद्यार्थी जो होता है वो देश का भविष्य है।
अब देखिए आगे बात करते हैं कि देश के प्रत्येक प्रकार का विकास, देश में जितनी भी विकास होती हैं, जैसे मान लीजिए देश में कोई भी अगर विकास हुआ है तो उसका विकास कौन करता है? उसका विकास विद्यार्थी ही करता है। तो विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी देश का भविष्य है। और देश के प्रत्येक प्रकार का विकास, देश में जितने भी प्रकार का विकास होता है सबका विकास कौन करता है? तो सबका विकास विद्यार्थी ही करता है, या फिर कह सकते हैं कि विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर रहता है। अब और आगे बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है। तो विद्यार्थी किसका निर्माता होता है? मान लीजिए कोई जाति है, समाज है और देश का निर्माता। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो विद्यार्थी जो होते हैं वो जाति, समाज और देश के निर्माता होते हैं। अगर हर विद्यार्थी का ना रहे, विद्यार्थी अगर पढ़ाई ना करे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए यहाँ पर ये अनुशासन का महत्व पर निबंध है। तो विद्यार्थी जो होते हैं वो जाति, समाज और देश के निर्माता होते हैं। अतः विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आया कि विद्यार्थी का जो चरित्र है वो बहुत ही उत्तम होना आवश्यक है। फिर देखिए, उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है। जो उत्तम चरित्र जो होता है वो कैसे बनता है? जब तक आप लोगों के अंदर अनुशासन नहीं है, जब तक आप लोगों का उत्तम चरित्र नहीं बन पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और आगे बात कर लेते हैं कि अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है केवल निबंध। ठीक है, अब देखते हैं मेरी दूसरी हेडिंग क्या है। दूसरी हेडिंग है मेरी कि अनुशासन का स्वरूप और महत्व। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कौन सी? कि अनुशासन का महत्व और स्वरूप। अब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम बताएंगे अनुशासन के महत्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुशासन का अर्थ होता है कि बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। मतलब बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बड़े लोग जो 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 जो, जो आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनका कहना माने, वो जैसा कहें वैसा ही काम करें। ठीक है, तो ये अनुशासन का महत्व होता है। तो अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ है वह मर्यादा जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। मान लीजिए आप कोई विद्या प्राप्त करते हैं और उनका पालन करते हैं। ठीक है, तो यही अनुशासन का अर्थ होता है। एक बार और देख लेते हैं। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिनका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। और आगे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो और थोड़ा बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि हम देखिए बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप लोगों के मन में जो भी आए आप लोग अपने मन के हिसाब से लिख देना। ठीक है, इतना तो मैंने लिखा दिया है। फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को पेपर में और कुछ आए तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं ना। जितना आप लोग अपने मन से लिखेंगे उतने आप लोगों को एग्जामिनर बहुत अच्छे से नंबर देता है ना। अब देखिए, प्राप्त और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। अब अनुशासन का जो भाव जो होता है वो विद्यार्थी में विकसित किया जाना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के प्रति प्रायः सभी को यह शिकायत रहती है कि वे अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। कई अब यहाँ पर देखिए जो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। ठीक है, कई अध्यापक हैं, आपके माता पिता हैं, वो भी कह सकते हैं कि जो मेरा विद्यार्थी है वो अनुशासनहीन है, मेरी बात नहीं मानता है। ठीक है, मैं जो बात कहता हूँ वो बात मेरी मानता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कई शिक्षक लोग हैं। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखना है आप लोगों को निबंध को कि किंतु शिक्षक वर्ग को भी इसका कारण ढूंढना चाहिए। ठीक है, शिक्षक वर्ग है उनको इसका कारण ढूंढना चाहिए कि जो विद्यार्थी जो है वो अनुशासनहीन, मतलब कि लोगों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों विद्यार्थियों की उनमें श्रद्धा विलुप्त होती जा रही है, विद्यार्थियों के अंदर क्यों उनकी जो श्रद्धा है क्यों विलुप्त होती जा रही है। इस तरह से लिखना आप लोगों को। कहीं इसका कारण स्वयं शिक्षक या उनके माता पिता तो नहीं है, है ना। अब देखिए मान लीजिए कि जो बच्चों के अंदर जो अनुशासनहीनता है वो क्यों कम होती जा रही, तो इसका कारण कहीं उनके माता पिता तो नहीं है। बात करते हैं कि अनुशासनहीनता के कारण, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो बच्चे जो हैं बिल्कुल अनुशासनहीनता के कारण, मतलब कि उनके अंदर अनुशासनहीनता बिल्कुल खत्म होती जा रही, बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। वो कारण बताएंगे, वो ऐसे कौन से कारण, बिल्कुल 3 कारण आप लोगों को पढ़ लेने। 3 कारण, जैसे पहला कारण है पारिवारिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है शैक्षिक कारण। तो ये हैं अनुशासनहीनता के कारण, जिसके कारण जो विद्यार्थी जो है टीचर की बात नहीं मानते। ठीक है, इस तरह से उनके आज्ञा का पालन नहीं करते, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो वो हम आप लोगों को कारण बताएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में लिखना है। तो चलिए सबसे पहली हेडिंग डालेंगे पारिवारिक कारण।
सबसे पहली हेडिंग डालेंगे पारिवारिक कारण, और पारिवारिक कारण में लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे पारिवारिक कारण में। तो देखिए पारिवारिक कारण में देखिए क्या क्या लिखेंगे कि बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है, ठीक है। तो बालक की अगर हम अनुशासनहीनता की अगर बात करें तो बालक की जो पहली पाठशाला जो होती है उसका परिवार है, ठीक है। अब देखिए माता पिता के आचरण का, अब जिस तरह से मान लीजिए उसके माता पिता कैसे, उसका उनके माता पिता का आचरण कैसा है, तो माता पिता के आचरण का बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब उनके माता पिता का जैसा आचरण होगा बालक पर भी वैसा गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है पेपर में। आप देखिए बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। अब बहुत से ऐसे, अब देखिए मान लीजिए कि कई बच्चों के, कई स्टूडेंट के जो माता पिता वो नौकरी कर रहे हैं और कई स्टूडेंट के माता पिता जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देखिए जिनके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं इससे बालक उपेक्षित होकर विद्रोही बन जाता है, क्योंकि अब उनके माता पिता वो जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर पर हैं, तो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, अनुशासनहीनता के बाहर हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो वो अनुशासनहीनता के बाहर चले जाते हैं। अब बात करते हैं जो मेरा दूसरा कारण है, दूसरा कारण है मेरा सामाजिक कारण। अब बात करते हैं सामाजिक कारण के बारे में। अब अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक कारण, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में लिखना स्टार्ट करेंगे तो सामाजिक कारण में लिखना स्टार्ट करेंगे कि विद्यार्थी जब समाज में, अब मान लीजिए विद्यार्थी जब समाज में, विद्यार्थी जब बाहर निकलता है या फिर गांव में होता है या फिर घर के बाहर निकलता है तो घर के बाहर देखता है कि उस समाज में कौन कौन से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, समाज में कैसे घूसखोरी हो रही है, समाज में किस तरीके से बारिश हो रही है, ठीक है। विलासिता और भोगवाद अर्थात हर स्तर पर व्याप्त अनैतिकता को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है, ठीक है। आप लोगों ने कई स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे बच्चे जो हैं वो गांव में रहते हैं और वो अपने गांव में देखते हैं कि उनके जो अपने समाज में देखते हैं उनके समाज में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और वहीं पर घूसखोरी देखते हैं। जब उनके मन में जब बार बार वो चीज़ें आती रहती हैं, बार बार वो घूसखोरी को देखते हैं, बार बार वो भ्रष्टाचार को देखते हैं, तो उनके अंदर वो उनका अध्ययन करने लगते हैं, उनके अंदर वो बातें बैठ जाती हैं। फिर बाद में वो स्टूडेंट भी घूसखोरी करने लगते हैं, वो स्टूडेंट भी भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, ठीक है। तो यही है सामाजिक कारण, इसका ही इतना ही मतलब है, इसी के बारे में यही सामाजिक कारण का कारण है, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षिक कारण। अब नंबर 3 हेडिंग डालेंगे शैक्षिक कारण, और शैक्षिक कारण में लिखना स्टार्ट करेंगे कि छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण यही है, ठीक है। अब देखिए छात्र की अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण अगर हम बात करें तो वो शैक्षिक कारण ही होगा कि छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण यही है। अध्ययन के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री, भवन एवं अन्यान्य सुविधाओं का अभाव एवं चरित्रवान शिक्षक के स्थान पर अयोग्य, अनैतिक और भ्रष्ट अध्यापकों की। अब बात करते हैं शैक्षिक कारण के बारे में, बात करते हैं कि जितने भी छात्र हैं और छात्रों के अनुशासनहीनता का ये प्रमुख कारण है। अध्ययन के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री, अब अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए उनको अच्छी अच्छी किताबें नहीं मिल पाती हैं, अध्ययन के लिए उनको अच्छे अच्छे भवन नहीं मिलते हैं और बच्चों को अध्ययन के लिए अच्छे अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, अच्छे अच्छे टीचर जो होते हैं टीचर उनको अच्छे अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इस तरह से लिखना आप लोगों को कि छात्र अनुशासनहीनता का सबसे प्रमुख कारण यही है कि अध्ययन के लिए आवश्यक अध्ययन सामग्री, भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव एवं चरित्रवान शिक्षकों के स्थान पर, जितने भी चरित्रवान शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं ना। तो अब वहाँ पर कई कई स्कूलों में क्या होता है कि वहाँ पर चरित्रवान शिक्षकों के स्थान पर अयोग्य टीचर होते हैं, अयोग्य, अनैतिक और भ्रष्ट अध्यापकों की वहाँ पर नियुक्त की जाती है। तो इससे क्या होता है कि, ठीक है, तो बात करते हैं कि नियुक्त की जाती है। तो नियुक्त अध्यापकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों की उपेक्षा, ट्यूशन आदि के चक्कर में लगे रहना या मनमाने ढंग से कक्षाएं लेना आदि छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख शैक्षिक कारण। कई टीचर क्या करते हैं कि वो कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चों को वहाँ पर बच्चों को डांटते हैं कि आप जब तक मेरे से कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के प्रैक्टिकल में नंबर काट दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं टीचर से कोचिंग नहीं पढ़ूंगा तो मुझे नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कई टीचर जो होते हैं, कई अध्यापक जो होते हैं वो बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अब हम निवारण के उपाय भी बताएंगे कि आप लोगों को अनुशासनहीनता के निवारण से कैसे बचा जा सकता है। पहले इसको समझ लीजिए कि नियुक्त अध्यापकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों की उपेक्षा, ट्यूशन आदि के चक्कर में लगे रहना या मनमाने ढंग से, जितने भी टीचर जो होते हैं वो कक्षाओं में जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कभी कॉलेज में आते हैं, कभी कॉलेज में नहीं आते हैं। तो छात्र अनुशासनहीनता के प्रमुख शैक्षिक कारण है, बहुत ही प्रमुख शैक्षिक कारण है, ठीक है।
अब बात करेंगे निवारण के उपाय, किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है। तो निवारण के लिए क्या करें, जब भी आप लोग अपने कॉलेज में या फिर कोई भी कॉलेज या फिर कोई स्कूल हो उसमें जब आप लोग टीचर या शिक्षकों की भर्ती करें तो उसमें ये देख लें कि जो टीचर जो है बिल्कुल होशियार है, पढ़ने में होशियार है, उसकी योग्यता कितनी, उसकी वो क्या क्या ईमानदार है, वो ईमानदार है या नहीं, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी जांच कर लेनी चाहिए। यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपके, अब बात करते हैं कि आपके कॉलेज में अगर कोई टीचर आया, वो अगर कहे कि मैं इस कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करें कि उसका पहले पूरा बायोडाटा चेक करें, उसकी ईमानदारी को चेक करें और उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या क्या सत्यता है, सबको एक बार चेक कर लें, ठीक है, ताकि देख लें कि ये जो टीचर है कोई घूसखोरी तो नहीं करेगा, कोई रुपए पे तो नहीं लेगा, बच्चों को कोचिंग के लिए परेशान तो नहीं करेगा, बच्चों को हर टाइम पर बच्चों को यहाँ पर क्लासेस लेगा, बच्चों को हर टाइम पर मतलब कि एक भी दिन अनजान नहीं करेगा, डेली का डेली स्कूल आएगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो ये उस टीचर के अंदर चेक कर लें, तभी उसको पढ़ाने की अनुमति दें, ठीक है। अब देखिए, जब यह अनुमति आप दे देंगे तो यही समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। आप देखिए, अब अगर पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो पाठ्यक्रम को और सरल किया जाना चाहिए। बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, जैसे उनको जो पढ़ाई लिखाई, जैसे आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो इसको और थोड़ा सरल किया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बच्चों को अच्छी शिक्षा कब तक उपलब्ध कराई जाए, या मान लीजिए उनको अच्छे जो टीचर होंगे वही उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि शिक्षा जो है आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल सस्ती की जाए, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर जो निर्धन हैं, जो फीस नहीं दे सकते, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, उन निर्धन बच्चों के लिए क्या हो कि उनके लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। तो ये भी निवारण का प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं उपसहार। उपसहार को लिखना है सबसे लास्ट में, उपसहार को ही लिखना है। देखिए, विद्यार्थी के असफल होने का उनके साथ साथ होने वाला अन्याय। अगर बच्चों के साथ अगर अन्याय होता जाएगा, तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसलिए छात्रों के जीवन से अन्याय को मिटाकर देश में सुख शांति लाई जा सकती है। तो चलिए, जब तक के लिए हम यहाँ पर आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। फाइनली आपको ये जो इम्पोर्टेंट निबंध है आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है।